हाँ हो रहा। तो इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, देखो मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। ये चीजें करने के बाद फिर हम देखेंगे, देखो अभी डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो आपने सुने हुए हैं, है ना, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, मास नंबर क्या है, ये सब चीजें पढ़ी हैं। इसके अलावा बेटा कुछ नई चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, ये क्या चीज है वो हम तभी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बता रहा था, फाइनल जो मैकेनिकल मॉडल आया एटम का, ठीक है, तो उसके अंदर उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उसमें आइंस्टाइन का भी रोल है, मैक्सवेल थ्योरी भी आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी बात करेंगे, बहुत सारी चीजें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। और एटम्स के अंदर ये सारी चीजें क्या कर रही थी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाँ, जैसे जैसे आगे चीजें होती गई तो हाँ जैसे जैसे आगे चीजें डिस्कवर होती चली जाती हैं। तो एटम के बारे में मतलब ओवरऑल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप, काफी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी है क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, आगे आते आते थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर होगा, तो उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है, शुरू से ही। हाँ, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे एलिमेंट्स की आपने पढ़ी है ना, 9th स्टैंडर्ड में, तो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स पढ़े हैं। लेकिन अब जो है, हम सारे एलिमेंट्स जैसे 118 एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ेंगे, कि उनको हम कैसे लिखते हैं। फिर ऑर्बिटल कंसेप्ट आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल एक कंसेप्ट आएगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे उसमें। उसके बाद फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कैसे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बहुत कुछ है। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं, इतना ज्यादा जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले बेटा शुरू करेंगे डाल्टस एटॉमिक थ्योरी से। तो क्योंकि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, तो मैं एक बार आप ही लोगों से पूछूंगा डाल्टस एटॉमिक थ्योरी के बारे में। और हमें वैसे इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो उसकी लिमिटेशंस पढ़नी है, क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी डाल्टन की, जिसकी वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कहा गया कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। जैसे मैंने बताया, उस उन चीजों को किसने रिकवर किया, उन चीजों को किसने ठीक किया, आगे जो आपका पहला एटॉमिक मॉडल आता है, थॉमसन ने सही किया था, जे थॉमसन, ठीक है। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी वो तो तभी पढ़ेंगे जब आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पता होगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स थे फर्स्ट बताएंगे परिचित, हाँ बताओ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और वहीं पर लिमिटेशन भी आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा मैं। जैसे डाल्टन ने पहला पॉइंट क्या कहा था, सबसे बेसिक एटम्स को लेकर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट है Matter All consists of substance are individual made up of tiny. atoms. एक साथ क्यों बोलते हैं? हाँ, फर्स्ट बेटा पॉइंट था कि एटम जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल, है ना, या जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, एलिमेंट्स मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये थी डेफिनेशन। तो ये बात तो ठीक है कि एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। लेकिन उन्होंने जब कहा, उन्होंने जब बोला बेटा कि एटम्स कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं या इंडिविजुअल है। तो ये बात क्या हो गई परिचित, गलत हो जाएगी। कैसे, अभी मैं बताता हूं आपको, या किसी को पता है तो बताओ। उन्होंने बोला कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल का मतलब दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना, किसी के आगे इन लग गया तो डिविजिबल मतलब डिवाइड कर सकते हैं। अभी जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, सही बात है, लेकिन क्या एटम सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, या उससे भी कुछ छोटा होता है, उससे भी छोटा होता है, क्या होता है, Proton, neutron. Proton, Electron. neutron, बिल्कुल electron. बिल्कुल बेटा। किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आप देखोगे, तो एटम के अंदर बेटा, किसी भी एलिमेंट के एटम की अगर हम बात करें, तो वो एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं। डाल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट एक्चुअल में हम जानते हैं, आप जानते हो कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते, उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। किस किस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी धीरे धीरे आगे हम इनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे इनकी डिस्कवरियां हुई, ये सब आपको पढ़ना है। तो ऐसे मान के चलो बेटा, डाल्टन के टाइम पर क्या था, हाँ डाल्टन के टाइम पर डाल्टन ने सिर्फ इतना बताया, एटम्स के बारे में बताया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किया। सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है। आप बेशक जानते हो, लेकिन उस टाइम पर डाल्टन की थ्योरी में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम नहीं था, ठीक है।
क्योंकि उन्होंने तो क्या कह दिया था कि एटम्स ही सबसे छोटे होते हैं। तो सबसे पहले कमी तो क्या हो गई, फर्स्ट लिमिटेशन पॉइंट क्या हो गया, अच्छे से समझ लो इसको। डाल्टन सेड दैट एटम्स आर इंडिविजुअल, बट वी नो दैट एटम्स आर लेटर डिस्कवरीज। आप ऐसे बोलोगे बाद में जो डिस्कवरी हुई किस किस की हुई, मैंने बताया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो ये बात प्रूफ हो गई बेटा एक्सपेरिमेंटली कि एटम्स इंडिविजुअल नहीं होते, उनको डिवाइड किया जा सकता है, उनसे भी छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये सबको क्लियर हो गई बात। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि ये पॉइंट गलत हो गया, एटम्स आर इंडिविजुअल, ये लिमिटेशन हो गई डाल्टन की। किसी की भी लिमिटेशन क्या होती है, ड्रॉबैक या लिमिटेशन का क्या मतलब है कि बेटा हमने जो बात कही है वो गलत हो, है ना। तो डाल्टन का पहला पॉइंट जो था इंडिविजुअल वाला वो गलत हो गया। ये सबको आगे समझ में ना। चलो सेकंड पॉइंट फिर डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट कौन बताएगा, निकिता। सेकंड पॉइंट बेटा क्या था, जो भी आपको याद आ रहा है बताओ। Atoms of the same element are identical in shape, size, and mass and other properties. बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर बेटा किसी एक एलिमेंट के एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो बेटा सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, एंड हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की यहाँ बात हो रही है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या उनका शेप, साइज, ठीक है, एटॉमिक मास जो आप बोलते हो ना, किसी एटम का मास, एटॉमिक मास, ये सारी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये कहा था डाल्टन ने अपनी थ्योरी में। लेकिन अब इसको देखते हैं कि ये कैसे गलत हुआ। जैसे आगे डिस्कवरियां हुई तो बेटा मैंने, आपने पढ़ा होगा 9th में भी कि आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई थी आगे, और आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई थी। तो जो आइसोटॉप्स की डिस्कवरी थी, इसका लिमिटेशन कब आया सामने लोगों के, हमारे सामने कब आया साइंस में, जब बेटा आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात। अब आइसोटॉप्स क्या थे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा अपने को। कौन बता सकता है आइसोटॉप्स के बारे में, किसी को याद है, 9th में भी पढ़ा है। Same atomic number but different Same. atomic mass number. डिफरेंट मास नंबर, हाँ ठीक है ठीक है, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा आइसोटॉप्स जो थे, कुछ ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए थे एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते थे। समझो मेरी बात, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, देखो ये आपने पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ, H11, H12 ऐसे करके डिनोट करते हैं ना। नीचे अपना क्या होता है, नीचे क्या इंडिकेट करते हैं हम, एटॉमिक नंबर, और ऊपर अपना होता है एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं इसको, मास नंबर बोलते हैं ऊपर। तो ऊपर मास नंबर है और नीचे एटॉमिक नंबर है। अब आप ये देखो तीनों ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सबको दिख रहा है, हाइड्रोजन के तीनों एटम्स हैं बेटा, लेकिन ये तीनों आइसोटॉप्स कहला रहे हैं। क्यों आइसोटॉप्स कहला रहे हैं, दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी बेटा ऐसे एटम्स आ गए, ऐसे एटम्स की डिस्कवरी हो गई एक तरीके से जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी एलिमेंट तो तीनों सेम ही है, हाइड्रोजन के ही हैं, हाइड्रोजन को ही बिलोंग करते हैं, बट बेटा उनकी जो मास, उनका मास जो है वो अलग अलग आ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो यानी जो डाल्टन का पॉइंट था कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे सारे के सारे, सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, एक जैसा मास होगा, एटॉमिक मास होगा सेम। वो बात गलत प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक हो गया। ये कब हुआ, जब बेटा डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, तब तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था अपनी इस थ्योरी के लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था एटम के बारे में, ठीक है ना परिचित, समझ रहे हैं सब। तो एटम के बारे में बेटा जो पहली बार किसी ने बताया तो डाल्टन ने बताया, लेकिन जो बातें बताई थी वो बातें क्या हुई, कुछ बातें बाद में जैसे डिस्कवरी होता चला गया तो पता चला कि सेकंड पॉइंट जो था उनका पोस्टुलेट था कि अगर सारे एलिमेंट होंगे तो सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होंगी। ये बात गलत प्रूफ हुई क्योंकि आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई, और आइसोटॉप्स क्या थे, डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट थे, दे आर डिफरेंट टाइप या डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के दिख रहे हैं ना आपको, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट है, हैविंग डिफरेंट मासेस,
हैविंग डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास। ये सबको क्लियर हुई ये बात? सेकंड पॉइंट क्या लिमिटेशन था डाल्टन का? सुमित, आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना? आर्यन आ गया? आपको आ गया? सर कोई बात नहीं, अगर साउंड क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट बेटा सबको क्लियर हुआ कि आइसोटॉप्स की डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ है? अपना जो एटम्स जो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था, डाल्टन ने कहा कि एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी, यानी सबका मास जितने भी एटम्स होंगे सबका सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं प्रॉपर्टीज की भी बात करता हूं। आप सोच रहे हो कि सर आप मास की कह रहे हो, तो मैं और प्रॉपर्टी भी आपको बताता हूं। देखो बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स बताता हूं मैं आपको, ठीक है? H11 इसको नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इनके नाम भी है प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटेरियम H12 जिसका मास 2 है, ठीक है? और तीसरा है यहाँ पर ट्रीटियम। ये तीनों जो है हाइड्रोजन की फॉर्म होती है। अभी इसमें से मैं आपको बताता हूँ, जनरली जो हम पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं बेटा? H11 लेते हैं, है ना? अभी ये जो होता है दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर, H12। ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, हैवी वाटर नहीं, हैवी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ये दोनों हैवी हाइड्रोजन में आते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव कैसे सब्सटेंस होते हैं? कहीं पढ़ा है आपने यूरेनियम के बारे में? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होता है ना, यूरेनियम यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव सुना होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? जो नेचर के अंदर डायरेक्टली, जैसे रेडियो एक्टिव में और नॉर्मल में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? किसी को पता हो तो बताओ जल्दी। ये दोनों आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव हैं हाइड्रोजन के, हैवी, इनका साइज भी ज्यादा है। और रेडियो इसमें इसको ड्यूटेरियम को बेटा यूज करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां एक वर्ड आता है हैवी वाटर। वैसे ये जो चैप्टर 10 में आपने, सॉरी चैप्टर 5 में पढ़ा होगा 10th क्लास में, सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर था ना, उसमें एक आता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का टॉपिक, तो उसमें हैवी वाटर का यूज करते हैं। मॉडरेटर भी बोलते हैं उसको, मॉडरेटर भी बोलते हैं हम, है ना आयुष? मॉडरेटर्स बोलते हैं। तो मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? देखो उसमें यूज करते हैं, वो तो उसी वक्त आपने पढ़ा होगा कि उसका क्या फंक्शन है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे थे, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। यानी प्रोटियम की बेटा अलग प्रॉपर्टी होंगी, H11 की प्रोटियम जिसको बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ड्यूटेरियम की अलग है, ट्रीटियम की अलग है। और रेडियो एक्टिव है, ये वाले आइसोटॉप्स जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये नेचर के अंदर आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। रेडियो एक्टिव बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो मैं बता देता हूँ, चलो नहीं पता है तो। रेडियो एक्टिव बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरेनियम है, आपने जैसे सपोज मान लो ये डस्टर, ये अपने मेरे हाथ में मार्कर है, ये किसी मटेरियल से बना है। मान लो अगर ये नॉर्मल है तो आपको दिखता है ऐसे। अगर ये मान लो यूरेनियम का बना होता या किसी ऐसे आइसोटॉप्स का बना होता, हाइड्रोजन है मान लो इसके अंदर, हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो आप क्या डिफरेंस देखोगे? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो नॉर्मल डिके हो जाता है, यानी कि वो अपनी एनर्जी जो होगा उसको रेडिएट कर देगा। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आके तो ये आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है? ये कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी क्या हो गई होगी, रेडिएट कर देगा अपनी। मतलब कि एक तरीके से क्या है, बहुत ही ज्यादा नेचर के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो यूरेनियम के आइसोटॉप्स ऐसे ही होते हैं। यूरेनियम का जो हम यूज करते हैं, थोरियम है, प्लूटोनियम है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो रेडियो एक्टिव होते हैं। इवन मैं आपको बताता हूं, आज हम पढ़ रहे हैं आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ ऐसे एलिमेंट जो आप देखोगे, जैसे हाइड्रोजन का मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। कार्बन का भी जैसे आइसोटॉप्स की बात करें तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है, और कार्बन 13। तो ये क्या है, ये तीनों आइसोटॉप्स जो है कार्बन के, ये भी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब कि रेडियो एक्टिव का मतलब अभी बताया आपको कि ये नेचर के अंदर आपको नॉर्मली मिलेंगे नहीं, हम उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहीं छुपे रहते हैं, बहुत कम। एक तो उनकी अमाउंट बहुत कम होती है। यूरेनियम भी बेटा वर्ल्ड में जो मिलता है अर्थ के ऊपर, वो बहुत कम अमाउंट में है, पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट है, इतना कम नेचर के अंदर मिलता है। और रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब उसका एक्सट्रैक्शन भी बहुत मुश्किल से होता है। जैसे बाकी मेटल्स को तो हम ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में 10th क्लास में, लेकिन यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना
बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। इसलिए आप देखते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बात आती है तो कुछ ही ऐसे कंट्रीज है जिनके पास यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं, वो भी बहुत कम है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है यूरेनियम भी। ठीक है, पता है ये बात तो सबको। तो अपने इंडिया में भी जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं तो अपने को जो यूरेनियम चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन बहुत, एक तो अमाउंट नेचर के अंदर बहुत कम एमिडेंस में मिलता है, ठीक है, परसेंटेज बहुत कम है, और दूसरा क्या है कि उसकी जो एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो आइसोटॉप्स की बात पर आ जाते हैं। आइसोटॉप्स की बात पर बेटा मैं कह रहा था, ये सेकंड पॉइंट जो है डाल्टन का किस तरीके से क्या हुआ, इनकरेक्ट साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि डाल्टन ने कहा कि सभी एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आइसोटॉप्स जब डिस्कवर हो गए तो उनका ये जो पॉइंट था कि सभी एलिमेंट की एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, एक ही जैसा आइडेंटिकल मास होगा, ये क्या हुआ, रॉन्ग प्रूफ हुआ। पूजा आगे समझ में सबको? तो मैं थर्ड पॉइंट बताते हैं अब सर एक बार और। अच्छा एक बार और दीपक, ये पॉइंट तो दिख रहा है बेटा, एक बार पढ़ो इसको। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? हाँ दीपक बताओ, इसका क्या मतलब था? ये तो समझ में आ रहा है ना, पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, डाल्टन ने क्या कहा था, ये कहा था। अब ये पॉइंट गलत कब प्रूफ हो जाएगा? उन्होंने कहा कि बेटा एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स जो होंगे ना, सबका मास एक जैसा होगा, सबकी प्रॉपर्टी एक ही जैसी होगी, अगर एक एटम रेडियो एक्टिव है तो दूसरा भी रेडियो एक्टिव होगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई तो क्या पता चला कि आइसोटॉप्स कैसे होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी एलिमेंट तो बेटा सेम है। देखो हाइड्रोजन के ही तीनों लिखे हुए मैंने, ये इसलिए तो समझा रहा हूं आपको। देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स दिख रहे हैं आपको, H11, H12, H13। ये तीनों में से अगर आप देखोगे बेटा, तीनों हाइड्रोजन को ही बिलोंग करते हैं, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं ये तीनों। लेकिन आप देखो इनका मास में डिफरेंस देखो, H1, 2, 3 एटॉमिक मासेस में डिफरेंस दिख रहा है आपको, मास नंबर में, मास नंबर में दिख रहा है। इसी के साथ बेटा हाँ, मास में भी डिफरेंट आ गया, तो गलत प्रूफ हो गया ना ये पॉइंट जो उन्होंने कहा। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बता रहा था कि खाली मास की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो आप देखोगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अगर ऐसा है तो फिर तो डाल्टन की बात बिल्कुल गलत प्रूफ हो गई है ना, कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाली। तो सेकंड पॉइंट ये था, बस आगे समझ में आया अच्छे से? चलो यस सर। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कौन बताएगा, क्या कहा था डाल्टन ने थर्ड पॉइंट? चलो जल्दी से रिवाइज कराओ। थर्ड पॉइंट क्या था डाल्टन का? किसी को भी याद नहीं है? बोलो बोलो। The compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. फिक्स रेशियो, ठीक है। चलो ये पॉइंट जो आपने बताया ना, ये तो ठीक है, ये वैलिड ही रहता है, ठीक है, ये वैलिड है। इसमें इस पॉइंट को बेटा हम इसका लिमिटेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि ये अभी तक वेरीफाइड है कि जनरली ये एलिमेंट जो है वो एक रेशो में कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशो में। हालांकि इसका भी लिमिटेशन है, मैं बता देता हूँ। अभी कुछ ऐसे बेटा कंपाउंड्स होते हैं जहां पर क्या होता है कि कंबाइनिंग रेशियो जो चेंज हो जाती है। जैसे आपको बता देता हूं, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, सुने होंगे आयरन के ऑक्साइड्स आपने कौन कौन से होते हैं? Fe2O3 होता है एक तो, ठीक है, एक होता है Fe3O4, एक होता है FeO। ये दोनों सुने, इसको बोलते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ये जनरली जो हम देखते हैं आयरन का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं इस ओर से करते हैं, इसको हेमेटाइट ओर भी बोलते हैं। ये हेमेटाइट है, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं ना आयरन का वो ओर जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ओर्स के अंदर याद है कुछ थोड़ा बहुत? एक फेरिक ऑक्साइड होता है, ये ऊपर वाला क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है परिचित? तो ये बेटा जो ये जो ओर्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट कैसे गलत हुआ। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड है, तो फेरिक ऑक्साइड में बेटा देखा गया
आगे मतलब डिस्कवरी हुई, अभी आपको पढ़ना नहीं है केमिस्ट्री में, आगे पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, लिमिटेशन की बात हो रही है तो क्या देखा गया बेटा कि रेशो ना एग्जैक्ट नहीं थी। तो कभी कभी क्या होता है आयरन के अंदर ना जो होना चाहिए, इनका भी आपको कंबाइनिंग रेशो क्या दिख रहा है, FeO का मतलब क्या है कि यहाँ पर आयरन भी 1 और ऑक्सीजन भी 1 एटम, ठीक है ना। लेकिन बेटा क्या देखा गया कि जब कंपाउंड बना कई बार अलग कंडीशंस में, तो आयरन का जो परसेंटेज था या आयरन का जो कंपोजिशन था ना इस कंपाउंड के अंदर, वो बेटा 1 की जगह होकर 1 की जगह क्या है 1 से कम या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 1 की जगह 0.98 0.95 ऐसे कुछ देखा गया। तो यानी कि जो फिक्स रेशो की जो बात थी, जो डाल्टन कहते हैं, ठीक है, जो डाल्टन कहते हैं कि कंपाउंड कभी भी बनेगा एक फिक्स, एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन ए डेफिनिट रेशो टू फॉर्म कंपाउंड, दैट इज आल्सो नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, दैट इज आल्सो नॉट ऑलवेज करेक्ट। वैसे जनरली तो पढ़ेंगे हम कि हमेशा ये होता है, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है ये कि हमेशा जो रेशो है ये कंप्लीट नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। 0.98 अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब बेटा क्या है, रेशो के अकॉर्डिंग तो 1 आना चाहिए यहाँ पर, है ना। अगर आयरन और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है FeO, तो उसके अंदर आप क्या देखते हो कि आयरन और इसकी रेशो 1:1 है कंबाइनिंग, तो इसका मतलब 1 में आना चाहिए। लेकिन जब मेजर किया गया ना, जब मेजर करके देखा तो ये डिफरेंस देखा गया कि इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रेशो नहीं थी, और हमेशा नहीं थी, कभी कभी नहीं थी, कभी कभी है, ठीक है। तो ये रेशो वाला कंसेप्ट जो है वो भी डेफिनेट सिंपल होल नंबर रेशो वाला हमेशा करेक्ट नहीं पाया गया। अभी 0.98 का मतलब क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो तो नहीं हुई ना परिचित। सिंपल होल नंबर रेशो तो बेटा होती जब 1:1 होती, पूजा, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं कि डेफिनेट रेशो में, हाँ डेफिनेट रेशो में हमेशा जो है, लेकिन अगर यहाँ पर 0.98 का बताया मैंने, अगर डेफिनेट रेशो की बात कर रहे हैं तो उसमें बेटा अगर 0.98 आ रहा है तो दैट इज नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका वायलेशन है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको जो पॉइंट को है ना वो कहीं कहीं पे दिया हुआ है, NCERT बुक्स में नहीं है, तो फिर भी आपको मैं नोट्स दूंगा ना, तो नोट्स में सारे लिख दूंगा पॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट भी चलो आप मान लो इसको, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बेटा क्या था, अगला पॉइंट क्या था बताओ, डिफरेंट एलिमेंट वाला जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे होते हैं तफसील। डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं हमेशा उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है अलग अलग एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं और कार्बन के एटम्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी या अलग अलग होगी, डिफरेंट अलग ही अलग हो होगी। सकता है। डिफरेंट होती है। तो डाल्टन ने बेटा कहा था, पॉइंट ये था कि डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट, ऐसे लिखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements have different और अनआइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल का अपोजिट, आइडेंटिकल मतलब सेम, सिमिलर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। इसको ऐसे भी हम कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, नो टू एलिमेंट्स, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बेटा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, नो टू एलिमेंट्स विल हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। समझे आप मेरी बात, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाए, चाहे उनका मास हो या और कोई प्रॉपर्टी की बात करें, ऐसे ही कहते हैं ना वो। तो पॉइंट ये था हमारा। अभी इसका भी लिमिटेशन है, क्योंकि डाल्टन ने ये बात जब कही थी तब ठीक था, लेकिन जब डिस्कवरी हो गई आइसोबार्स की, परिचित, जब डिस्कवरी हो गई आइसोबार्स की, तो इनका ये पॉइंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। याद रखना है आपको, लिमिटेशन में क्या क्या लिखोगे, तो डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार्स की डिस्कवरी। अभी आइसोबार्स क्या है, व्हाट इज एन आइसोबार, आइसोबार बेटा Different कैसे atomic एलिमेंट्स, number, हाँ हाँ, same atomic, Same same mass, different mass atomic number. number.
सेम मास है, उनका सेम मास नंबर होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। यानी ऐसे बोलोगे आप कि डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं ये एटम्स। ऐसे एटम्स बेटा जो डिफरेंट एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका मास जो आता है, एटॉमिक मास जो देखा गया या मास नंबर जो देखा गया वो सेम था। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइसोमार्स है वो। अभी आइसोमार्स की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है आपको कि डाल्टन ने जो कहा था उसके ठीक अपोजिट हो गया ये। तो उन्होंने कहा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी कभी भी, बट एक्चुअल में क्या देखते हैं हम कि आइसोबार्स के अंदर हमने क्या देखा कि दो एलिमेंट ऐसे थे या दो एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे थे जिनका मास सेम हो गया। इसके भी एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे आइसोबार्स के एग्जांपल। ठीक है, अगर देखिए कैल्शियम और आर्गन के केस में, तो आर्गन बेटा जो होता है, आर्गन एक गैस है ना, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस में आता है। अभी 10th क्लास में आपने पढ़ लिया है ना, आर्गन जो गैसेस है अपनी ग्रुप 18 बोलते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में। और कैल्शियम का, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, ठीक है, और मास होता है 40। और कैल्शियम के केस में क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना पड़ा था, 20 होता है। ठीक है परीक्षित, कैल्शियम का बेटा क्या है 20, 40, 20 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना है 40 है। अभी देखो दोनों एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, ये आइसोबार्स हैं, these two are called isobars because they have the same mass number, that is 40। इनका मास नंबर बेटा कितना है 40 है, बट इनके एटॉमिक नंबर पे ध्यान दे तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग मास एटॉमिक नंबर है इनके। आर्गन का 18 है और कैल्शियम का 20 है। ठीक है, तो परिचित इसका मतलब क्या हुआ, आइसोबार्स की डिस्कवरी से ये बात साबित हो गई कि डाल्टन जो कह रहे थे वो गलत था। यानी उनका जो ये कहना कि दो एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो हमेशा उनकी सेम प्रॉपर्टी होगी, इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ये हमेशा सही नहीं होता है। और कहां पर सही नहीं होता, जहां पर आइसोबार्स की कंडीशन आ जाती है। यानी कुछ ऐसे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, और उनका जो एटॉमिक मास भी सेम होता है और भी कई प्रॉपर्टियां सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, जबकि वो अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। तो डाल्टन का बेटा ये पॉइंट जो था वो भी क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, लिमिटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया सबको समझ में। तो डाल्टन की बेटा थ्योरी की देखो, आपको मैं बताता हूं, डाल्टन की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट जब किया गया, मतलब उसके लिमिटेशंस आने लगे, तब ये बात उठने लगी कि अब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा, है ना। अभी किसी चीज में, साइंस में क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअसली रिसर्च चलता है। आप ये मत सोचो कि लिमिटेशन कर दिया तो डाल्टन का कोई रोल नहीं है ना। तो डाल्टन ने अपनी बात रखी, डाल्टन को जितना उन्होंने रिसर्च करा उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई एटम से बनता है और सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं। अभी डाल्टन की जो कमियों थी, उन्होंने, बाकी जो आगे आए साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, डाल्टन की इन कमियों पर काम किया और उनके बारे में डिस्कवरी करके कुछ चीजें बताई। तो यहीं से बेटा शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डाल्टन की लिमिटेशन आज पढ़ी हमने, कौन कौन सी लिमिटेशन पढ़ी एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी से सम अप करते हैं। ठीक है दीपक, फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट क्या लिखोगे अगर क्वेश्चन में आ गया व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो हमें उसमें लिखना है लिमिटेशंस में। सर फर्स्ट इज एटम्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। फर्स्ट एटम्स की आप सही से बोलते ही नहीं हो, एलिमेंट्स बोलो ना, उसमें एलिमेंट्स बोलो, किसी एक एलिमेंट के ऐसे बोलो। हाँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ The properties ठीक है, of elements should not be identical. the properties of atoms belonging to a particular elements, ठीक है, are not always identical, not always similar, ये आप बोलो। ठीक है, उसमें एलिमेंट और ऐड करो। तो किसी भी एलिमेंट के बेटा सारे एटम्स जो होते हैं, जैसे कि डाल्टन ने कहा था उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो हम उसकी डाल्टन के पॉइंट में ये लिखेंगे, और ये बात कैसे प्रूफ हुई, जब डिस्कवरी हुई आइसोटॉप्स की, उसमें एग्जांपल क्या दोगे आप, कैसे उसको करोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स
ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स लेड टू द फैक्ट दैट an element can have atoms having different chemical and physical properties. ठीक है, for example isotopes. ठीक है, isotopes of any element, isotopes of hydrogen, isotopes of carbon, isotopes of ऑक्सीजन, सबके आइसोटॉप्स ऐसे जनरली बेटा क्या देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, हर एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं, किसी के जनरली 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, लेकिन आइसोटॉप्स जरूर होते हैं। ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप होता है। ऑक्सीजन का जैसे जो नॉर्मल रहेगा, एक जो हम पढ़ते हैं 6 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, ठीक है, सॉरी 16, तो ऐसे ऑक्सीजन का भी एक आइसोटॉप होता है हैवियर, ठीक है, उसका मास क्या होगा, अलग होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है। तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है, दैट इज द एटम्स डोंट हैव ऑलवेज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, आप समझ लो बस अभी, ठीक है। सेकंड बेटा, इससे पहले जो मैंने कराया था आपने, ये सेकंड था। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था, याद है किसी को, एटम्स आर इंडिविजुअल, तफसील, एटम्स आर इंडिविजुअल कहा था उन्होंने, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। इंडिविजुअल का मतलब ये भी है कि तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी है कि वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ये बात भी क्या हुआ, गलत हो गई, कैसे लिखेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन की जब आगे डिस्कवरी हुई, तो डाल्टन का ये जो पॉइंट था, ठीक है, कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, वो भी गलत प्रूफ हुआ, क्योंकि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट था। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम कह रहे थे वो था आइसोबार्स की डिस्कवरी पर बेस्ड। क्या था कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं, अगर 2 एलिमेंट है और उनके एटम्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या था कि उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट हमने पढ़ा कि, हमने देखा कि आइसोबार्स की डिस्कवरी के बाद बेटा ये बात प्रूफ हो गई, ये बात साबित हो गई, अच्छे से एक्सप्लेन सबको हो गई कि आइसोबार्स एक ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें डाल्टन का पॉइंट अपोज कर रहा है उसको, ठीक है। डाल्टन ने कहा कि 2 एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बट आइसोबार्स के अंदर क्या देखा हमने कि अगर 2 आइसोबार्स हैं या 2 से ज्यादा भी हैं, तो अगर उनके अंदर क्या हो सकता है, मास नंबर सेम हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग कर सकते हैं। जैसे कि आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, यानी कैल्शियम जो है उसका भी एटॉमिक मास जो है 40 है मास नंबर, और आर्गन का भी, डेस्पाइट दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। कैल्शियम अलग एलिमेंट होता है, आर्गन अलग होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इनका मास जो है वो सेम हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, लिमिटेशन में आएगा डाल्टन के। फिर एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था, हाँ तरुण क्या हुआ, तो एक पॉइंट और मैंने बेटा बताया था आपको इसके बाद कि जैसे जो बात करते हैं कि एलिमेंट्स में हमेशा कंपाउंड जब बनाते हैं एलिमेंट्स, तो हमेशा डेफिनेट रेशो में कंबाइन होते हैं। तो ये जो डेफिनेट रेशो वाली बात है, ये जनरली वैसे 90% 95% तो वैलिड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेटा ये गलत उन्होंने बताया था। लेकिन कभी कुछ एलिमेंट्स में देखा गया, कुछ ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे आगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगा, वहां पर हम देखेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जहां पर डेफिनेट रेशो की जो बात है, यानी जो फिक्स रेशो की जो बात है और सिंपल होल नंबर रेशो की बात है, तो डेफिनेट रेशो में तो रहेगा, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशो में एग्जिस्ट मतलब कंबाइन नहीं करता है, ठीक है। उन्होंने कहा था ना सिंपल होल नंबर रेशो भी होनी चाहिए, डेफिनेट रेशो तो ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सिंपल होल नंबर की रेशो में होता है ना, हमेशा देखते हैं अमोनिया जैसे तो 14, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3, या वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन होते हैं, 1:8 में। हर एक की एक सिंपल होल नंबर रेशो की बात हो रही थी, चैप्टर 1 में आपने देखा है ना, हर एक जगह हमने ऐसे ही बोला है। तो कोई भी बेटा 2 एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, तो सिंपल होल रेशो में कंबाइन होते हैं। लेकिन डाल्टन का ये जो पॉइंट था सिंपल होल नंबर रेशो का, that also was not correct properly, was not always applicable to all elements, ठीक है, सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं था, यूनिवर्सल नहीं था। साइंस में हमेशा हम वो चीजें ज्यादा पढ़ते हैं, उसी चीजों को कहते हैं जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ तभी होगा बेटा जब वो सब जगह एप्लीकेबल होगा। अगर वो 5% कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास का
ठीक है, 12:40 से तो हुए हैं, ठीक है, तो अभी तो टाइम है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस के। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेंगे। अगला टॉपिक बेटा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन्स की लिमिटेशंस के बाद क्या चीज पढ़ेंगे हम, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हो, तो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम पढ़ते हैं, लिमिटेशन हमने पढ़ ली है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आखिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। अभी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का ना कभी नाम पूछते हैं तो इसमें बड़ा वो है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर दो हैं। एक तो थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। लेकिन बेटा उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया तो उससे पहले कुछ और चीजें भी हुई। ठीक है, तो उसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ, उन घटनाओं के बारे में, उन इंसिडेंट्स के इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो एक्चुअल में क्या था बेटे, 1830 में माइकल फैराडे का नाम सबने सुना है, साइंटिस्ट का, माइकल फैराडे, Yes. है ना। बैटरी की डिस्कवरी करी थी, कहीं किसी ने पढ़ा होगा, और भी बहुत सारी चीजें करी हैं। अच्छा, तो माइकल फैराडे ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट शुरू किए, 1830 की बात थी, तो उन्होंने पहली बार ये एक्सप्लेन किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिखाया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को बेटा किसी सॉल्यूशन में पास करें, यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं जो वाटर के, या सॉरी, जिसमें जो सॉल्यूशन की स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, फ्लो करते हैं उनके अंदर से, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सबको याद है ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ दीक्षा बोलो, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इस तरह के कंपाउंड हो सकता है या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस हो गया जो लिक्विड स्टेट में बेटा क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसके अंदर, मतलब कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो करने चाहिए, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो माइकल फैराडे ने बेटा 1830 में बताया कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम करंट को पास करें, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं, तो क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोड्स कौन सी होती हैं, कैथोड और एनोड की बात करें तो कैथोड और एनोड, हाँ चिरायु ग्रुप में से लीव हुआ है, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ एक एक को। ठीक है, तो बेटा अगर इसमें क्या बताया उन्होंने कि अगर मान लो, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम किसी को रखें, इलेक्ट्रोलाइट में अगर करंट पास करें तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर यानी कैथोड और एनोड के ऊपर क्या देखेंगे, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। एक कैथोड पढ़ा होगा आपने, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना, एनोड और कैथोड होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इन एनोड्स और कैथोड के ऊपर क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, ये बताया था फैराडे ने। अभी इसकी वजह से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स की बात करी थी, और वो चार्ज पार्टिकल्स और कोई नहीं क्या थे, आज हम क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छा और एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं बेटा डिस्चार्ज रे ट्यूब। उन्होंने एक डिवाइस जो है वो बनाया है 1850 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1850 के अंदर माइकल फैराडे ने एक डिवाइस बनाया है, ये पहले माइकल फैराडे का काम था। 1850 के अंदर माइकल फैराडे डिवाइस एक उन्होंने डिवाइस बनाया, उसको नाम दिया कैथोड रे ट्यूब, या उनको बोलते हैं कैथोड रे तो बाद में पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं उनको, इनको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब्स। ये क्या थी मैं आपको बताऊंगा सारा। तो उन्होंने बेटा एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, एक इक्विपमेंट के डिवाइस बनाया, इसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटा उन्होंने क्या किया, एक कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रे के बारे में उन्होंने स्टडी करी। अभी कैथोड रे उसको नाम दिया गया था, तो कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज रे ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर क्या था, एक तरह का बेटा मटेरियल्स था, अभी मैं बताऊंगा, कैथोड रे की प्रॉपर्टी हम सारी पढ़ेंगे।
तो इसको जो बनाया गया था ग्लास के एक कंटेनर से बनाया गया था, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रखे, जैसे आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हो, अभी बताया एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, बिल्कुल वैसे ही लिया उन्होंने और उसको बेटा क्या किया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, हाई वोल्टेज सोर्स। बैटरी जो थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा था, हाई बैटरी था, हाई पावर सोर्स था, उसके साथ जोड़ दिया। इसको बेटा उन्होंने नाम दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और इसके साथ उन्होंने क्या किया, अभी यही हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। दीपक ओके क्या हुआ, चलो कैथोड रे ट्यूब की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो मैं एक बार डायग्राम से आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में कैसा इसका डायग्राम है। ठीक है, देख लो। तो यहां पर इस तरीके का डिवाइस है, यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे और सॉरी यहां पर ऐसे नहीं, ऐसे करके एक, क्या आप देख ही रहे हो, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है ना बेटा, प्लस चार्ज होता है वो एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज जिस पर है कैथोड बोलते हैं। और इनको बेटा क्या किया, नीचे एक पावर सोर्स से जोड़ दिया। ये किसका सिंबल होता है, बैटरी होती है। ठीक है, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस लिया था उन्होंने, बहुत ही ज्यादा, एक तो हो गया जैसे 10 वोल्ट 12 वोल्ट, इतना नहीं, 10,000 वोल्ट के आसपास, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस रखा, हाई वोल्टेज रखा गया यहाँ पर। ठीक है, और क्या किया, ऊपर बेटा इसमें आप देख रहे हो एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ये भी बताऊंगा क्या चीज के लिए है वैक्यूम पंप। यहाँ पर एक पंप लगा दिया। अभी वैक्यूम पंप बेटा क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड के अंदर, इस डिस्चार्ज रे ट्यूब के अंदर क्या करेगा, जितनी भी एयर है उसको हटा देगा, वैक्यूम क्रिएट कर देगा। वैक्यूम का मतलब समझते हो सभी बच्चे, स्पेस बोलते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या है, जहां पर कोई भी मीडियम ना हो, मतलब कि एयर भी ना हो जहां पर, तो एयर को अगर हम सक कर दें सारा, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैक्यूम पंप का काम बता दिया मैंने आपको। कैथोड दिखा दिया आपको, नेगेटिव। ठीक है, कैथोड ये इधर है, नेगेटिव है। ठीक है, कैथोड इधर है, एनोड इधर है। ठीक है, बुक्स के अंदर जो डायग्राम है वहां पर कैथोड इधर दिखाया गया है, तो उससे कोई नहीं, साइन का आप ध्यान रखो। अगर इधर आप नेगेटिव बना रहे हो तो ये कैथोड आएगा, और जहां पर पॉजिटिव है वो एनोड है। ये डायग्राम सबको समझ आ रहा है कैसे है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, ये कैथोड, ये आपका क्या है बेटा, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इसको क्या बोला उन्होंने, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब इसका नाम रखा। यहां पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। उससे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के पीछे जो आपको चीज पढ़नी है वो है कैथोड रेज के बारे में। ये जो मैं बना रहा हूँ ये डायग्राम, ये सब चीजों से माइकल फैराडे ने क्या बताया था, माइकल फैराडे ने बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कैथोड रेज के बारे में बताया था। क्या बताया था, कैथोड रेज के बारे में। और आपकी बुक्स के अंदर, सिलेबस के अंदर है कि कैथोड रे क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और किसने इनके बारे में बताया था। तो सबसे पहले बेटा मैंने बताया 1850 के अंदर माइकल फैराडे ने एक डिवाइस बनाया, उसको नाम दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जैसा डायग्राम मैंने दिखा रखा है, इसके अंदर आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज पोटेंशियल के साथ जोड़ा हुआ है, एक बैटरी के साथ, और ऊपर आप देख रहे हो एक वैक्यूम पंप लगा दिया है। ठीक है, इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से उन्होंने बेटा क्या किया, अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्यों किया, क्या स्टडी किया इसके अंदर। उन्होंने बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी स्टडी करी किसकी, कैथोड रे की। यानी कैथोड रे जो एक तरह की रेज होती हैं, जैसे अपनी लाइट रेज होती है ना, लाइट रे, साउंड वेव्स, ये सब पढ़ी है आपने, रेज होती हैं। हाँ, तो वैसे ही कैथोड रे भी थी। तो कैथोड रे की प्रॉपर्टी को वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने ये सारा सेटअप किया। अब हमें देखना है कि कैथोड रे क्या थी और उनकी क्या प्रॉपर्टी थी, क्या क्या उन्होंने नोटिस किया, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, तो वो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आया जो बताया आपको। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कैथोड रेज के बारे में। और कैथोड रे क्या थी वो तो अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कैथोड रे के बारे में किसने बताया, 1850 में माइकल फैराडे ने बनाया था डिस्चार्ज रे ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब बनाया।
इस डिस्चार्ज ट्यूब को यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इसमें उन्होंने क्या एनालाइज किया बेटा, कैथोड रे की प्रॉपर्टी को एनालाइज किया। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी अब वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले उन्होंने बेटा क्या देखा, हाँ यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, पूछ लो आर्यन, एनीबॉडी, किसी को भी है तो पूछो जल्दी से माइक ऑन करके। ये एक्सप्लेन, ये आपको समझ में आया कैथोड रे से पहले ये जो सेटअप बताया डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, सिंपल। यस सर, आगे है ना, जैसे एक बैटरी, हाँ जैसे अपने लोग बैटरी लगाते हैं वैसे ही कुछ था, किया था उन्होंने। बस उसमें बेटा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, एक तो उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया यहाँ पर, और एक लगाया हाई वोल्टेज सोर्स रखा, 10,000 20,000 वोल्टेज के आसपास उसको मेंटेन किया। अभी बताऊंगा उसका भी क्या यूज है। हाई वोल्टेज आप सोच रहे होगे क्यों किया है, वो अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे अभी। कैथोड रे की बेटा कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने देखी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कैथोड रे बेटा उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ये सब सेटअप कर दिया ना, जब ये सब लगा दिया, हाई वोल्टेज के साथ जोड़ दिया, वैक्यूम पंप से क्या किया बेटा, सारी एयर को बाहर कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यानी उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं था, ठीक है ना। तो क्या देखा बेटा, उस टाइम पर उन्होंने नोटिस किया कि कैथोड से कुछ रेज शुरू होती हैं, कैथोड से कुछ रेज शुरू होती हैं, इस तरह की कुछ रेज होती हैं, इनविजुअल होते हैं, दिखती नहीं हमें नेक डाई से, हमें नेक डाई से बेटा नहीं दिखेंगी, इनविजुअल होती है। देयर आर सम इनविजुअल रेज दैट ट्रेवल, दैट स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड रीच एनोड, एनोड तक जाती हैं। कैथोड से शुरू होकर कहां जाती हैं बेटा, एनोड तक जाती हैं। और कैसी होती है, कलरलेस, इनविजुअल होती है, मतलब आप देख नहीं सकते उनको, कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई। अब फिर कैसे देखा गया होगा, क्वेश्चन होगा, आया किसी के दिमाग में क्वेश्चन कि अगर वो इनविजुअल थी तो कैसे उनको पता चला। हाँ दीपक, कैसे पता चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई इनविजुअल चीज है, एयर है, इनविजुअल है, तो कैसे पता चलेगा एयर के बारे में, कुछ करो, कुछ केमिकल रिएक्शन करो या कुछ टेस्ट करो, कुछ चीज करो जिससे पता चले कि हाँ ये एयर ही है। इसी तरीके से यहाँ पर कैथोड रे ही है या कुछ रेज है ऐसी, इनके बारे में कैसे पता चला होगा। इसके लिए बेटा क्या किया फैराडे ने, इसमें क्या किया देखो, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे मटेरियल को यूज किया, यहाँ पर एनोड पर क्या किया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, फ्लोरोसेंट मटेरियल की लेयर लगा दी। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं। ये बेटा क्या होता है, स्किनटिलेटिंग इफेक्ट करते हैं, मतलब कि एकदम जैसे उस पर अगर आप कोई रेज जाएगी ना तो वहां पर क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, वहां पर एकदम से क्या होगा, वो शाइनिंग होने लगेगी, उसमें से लाइट जो है वो दिखने लगेगी आपको, तो पता चल जाएगा यहाँ पर कुछ क्या है, स्किनटिलेशन हुआ है, या फिर यहाँ पर कुछ क्या हुआ है, कुछ एकदम से लाइट जो है वो वहां पर डिस्प्ले होती है। तो उस लाइट से क्या पता चला, जैसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पर लगा दी, जिंक सल्फाइड लेयर लगा दी, तो जैसे ही बेटा ये रेज कैथोड रे एनोड तक पहुंचेंगी, तभी क्या होगा, इस लेयर के ऊपर जब पहुंचेंगी इसको क्रॉस करके, तो क्या होगा वहां पर ग्लोइंग, मतलब एक ग्लो जैसा इफेक्ट जो है वो चमकने जैसा कुछ दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है कुछ रेज जो है यहाँ पर पहुंची है। इससे क्या पता चला, अब इस साइड लेयर लगाई तो क्या हुआ, इधर की तरफ ग्लो दिखा रहा है, अगर उधर की तरफ लगाते तो क्या करते, अगर एनोड की तरफ लगाई तो इससे क्या पता चला, अब एनोड से चल के तो नहीं आई है, कहां से आई है, यस सर, कैथोड से एनोड की तरफ आई है। बुक में बेटा डायग्राम जो है ना वो कैथोड का इधर सामने दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। आप कैथोड इधर बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कैथोड इधर बनाओगे तो फिर रेज भी यहीं से शुरू होंगी, और फिर जो लेयर है ये जो हमने देखा है मटेरियल की लेयर जो लगाई थी उन्होंने स्क्रीन, वो यहां पर आ जाएगी। समझ रहे सभी बच्चे, यस सर, यस सर। हाँ तो डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, अभी मैं नोट्स में दूंगा, तो अभी मैंने जल्दबाजी में ऐसे बना दिया तो आप लोग सोचो कि सर आपने तो इधर की तरफ कहा था, इधर तो समझ लो मेरी बात। जहां बेटा कैथोड है ना, चाहे लेफ्ट पर हो या राइट पर हो, क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात, कि कैथोड रेज का नाम ही है कैथोड रेज, ठीक है दीक्षा, कैथोड रेज नाम कहां से पड़ा, क्योंकि बेटा वो कैथोड से शुरू होती हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड टर्मिनेट एट एनोड। फर्स्ट पॉइंट कैथोड रे का हो गया, क्या हो गया, कैथोड रेज आर दोज रेज विच आर इनविजुअल, एक तो इनविजुअल होती हैं, यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, एंड सेकंड पॉइंट है बेटा कि वो कैथोड से स्टार्ट होके
टर्मिनेट कहाँ हो रही है, कहाँ खत्म हो जाती है, एनोड पर जाके खत्म हो जाती है इस पर। तो एनोड पर अगर हमें देखना है, इफेक्ट देखना है कैथोड रे का, तो हम कैसे कर सकते हैं? द इफेक्ट ऑफ द कैथोड रे कैन बी विजुअलाइज्ड। उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते रेज को तो, लेकिन कम से कम उसकी एक्टिविटी को तो देख सकते हैं। तो उसकी एक्टिविटी को हम कैसे देखेंगे? द एक्टिविटी ऑफ द कैथोड रे कैन बी सीन बाय यूजिंग अ फ्लोरोसेंट कोटिंग ऑन द एनोड साइड एंड व्हेन दीज रेज, और जब ये बेटा कैथोड की रेज जब इससे टकराएंगी, व्हेन दे विल स्ट्राइक एनोड के बाद फिर यहाँ पर इस स्क्रीन से टकराएंगे, तो क्या होगा? एक फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा। फ्लोरोसेंस साइंस में बोलते हैं एक शाइनिंग सरफेस। जैसे देखो रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट याद है आपको, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें भी ऐसा ही कुछ किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा फ्लोरोसेंट मटेरियल। इस तरह के कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसी उस पर लाइट आएगी ना, जैसी कोई रेज आएगी तो वो ग्लो होने लगेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया सबको समझ में? दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजुअल। मैंने बताया आपको ये रेज विजुअल तो नहीं होती हैं, बट देयर इफेक्ट कैन बी सीन बाय यूजिंग सम फ्लोरोसेंट मटेरियल व्हिच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है, ये कहां पर देख सकते हैं? अभी ये तो उस टाइम पर तो फैराडे ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन बेटा इसके बाद भी कई जगह इसको हम यूज करते रहते हैं, और करते भी थे और करते भी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो पुराने वाले टीवी सेट्स होते थे, अभी एलईडी वाले नहीं, वो भारी भारी भरकम मॉनिटर अभी भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनको क्या बोलते हैं? सीआरटी मॉनिटर्स बोलते हैं। डिस्प्ले के लिए होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, किसी किसी के पास हो सकता हो अभी भी, है ना? वो बल्कि पीछे का एक रहता था मॉनिटर कंप्यूटर, जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पर ऐसे ही कंप्यूटर होते थे। तो बेटा उसमें क्या होता था, पीछे इतना भारी पार्ट जो आप समझ रहे हो ना, उसके अंदर जब खोल के देखोगे या टीवीज के अंदर देखोगे तो एक बहुत बड़ी सी एक पिक्चर ट्यूब रहती थी, उसको पिक्चर ट्यूब बोलते थे नॉर्मली। तो वो पिक्चर ट्यूब बेटा क्या होती है एक्चुअल में? वो कैथोड रे ट्यूब ही होती है। जैसे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब देख रहे हो ना, बिल्कुल इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही उसके अंदर हाई वोल्टेज सोर्स होता है और उसी के अंदर एनोड, कैथोड से एनोड रेज चलती हैं। समझ में आ रहा है सबको? अब एक सोचने की बात है कि वहां पर टीवी के अंदर क्या काम, डिस्प्ले के अंदर, है ना? ये भी बता देता हूं मैं। तो बेटा डिस्प्ले के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो जो हम पिक्चर्स देखते हैं, जो मूव करते हुए पिक्चर्स देखते हैं ना, एक्चुअल में ये क्या होता है, मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, जो इमेजेस दिख रही हैं, इनका जो जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, हाई स्पीड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बेटा, उसकी वजह से वो पिक्चर्स हमें डिस्प्ले पे दिखाई देती हैं, या किसी स्क्रीन पर। अभी जो मैं डिस्प्ले भी देख रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहीं ना कहीं सरफेस पर मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? देख लो, ये डिस्चार्ज ट्यूब में आप देख ही रहे हो, कब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो कैथोड रे अभी पढ़ रहे हैं हम उनको। क्या पढ़ रहे हैं परिचित? कैथोड रेज है बेटा। सीआरटी ट्यूब में एक तरीके से क्या है, फास्ट मूविंग कैथोड रेज, ऐसे बोल सकते हो। फास्ट मूविंग कैथोड रेज आर यूज्ड टू विजुअलाइज। जो हम इमेजेस देख पा रहे हैं या मूवी देख पा रहे हैं टीवी की स्क्रीन के ऊपर, वो जो पहले के सीआरटी टीवी होते थे उनका प्रिंसिपल बता रहा हूं, अभी वाले से कंपेयर मत करना, अभी एलईडी एलसीडी से नहीं। जो सीआरटी ट्यूब्स होते थे उनके अंदर बेटा बिल्कुल ऐसा ही डिस्चार्ज ट्यूब यूज करते थे। पीछे की तरफ हाई वोल्टेज एक कनेक्ट कर देते थे, एक तरफ कैथोड होता था, एक तरफ एनोड होता था, और बीच में हाई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके कैथोड रे को यूज करते थे, जिससे कि स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे मूव करें, पार्टिकल्स मूव करें, और जिससे इमेज आपको क्लियर दिखाई दे। ये समझ में आया सबको सीआरटी ट्यूब्स के बारे में? ये एप्लीकेशन मैंने इसलिए बताया ताकि कैथोड रे का आप समझ पाओ। अभी यूज नहीं करते हैं उनको ज्यादा, बहुत बल्कि होते हैं, पावर कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, आगे है समझ में? यस सर। चलो और प्रॉपर्टी भी बताता हूँ, दो तीन प्रॉपर्टियां और हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बेटा नेक्स्ट है इसकी, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज की कह रहे हैं। पहला तो मैंने क्या बताया आपको, कैथोड से शुरू होते हैं, एनोड पर टर्मिनेट होते हैं, ठीक है ना? दूसरा क्या है कि ये रेज कैसी होती है बेटा, इनविजुअल होते हैं, इनविजुअल होती हैं, इनको आप देख नहीं सकते, बट देयर प्रॉपर्टीज कैन बी सीन। हाँ सर बोलो। हाँ बेटा एक बार रिपीट करो, क्या कह रहे हो? क्लियर नहीं आ रही आवाज।
क्या कह रहे हो पूजा, रिपीट करो बेटा एक बार। सर मम्मी को कह रहे थे, सॉरी अच्छा अच्छा, हाँ तो सर माइक टाइम तो हो गया है, चलो ठीक है कोई नहीं, टाइम आपका ओवर हो गया है। देखो बस ये मैं एक प्रॉपर्टी और कह रहा था, हाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो बेटा ये बता दिया मैंने आपको इनविजुअल होती है, तो इनविजुअल है तो उसका इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं, बाय यूजिंग अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन का यूज करके। और दूसरा ये है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है बेटा स्ट्रेट लाइंस में चलती हैं, हमेशा ये सीधी लाइन में चलेंगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और अभी 5 प्रॉपर्टीज है इसकी, चलो कल फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी इतना आपको कराया है, ठीक है। आज क्या करेंगे आप लोग, आज पीछे का बेटा चैप्टर 1 का मुझे कंप्लीट काम सबमिट करोगे कल की क्लास तक, ठीक है। नहीं तो फिर जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे 12, इनमें से मुझे पता है 4-5 बच्चों ने बिल्कुल काम नहीं जमा कराया, सबमिट नहीं कराया बिल्कुल भी। आयुष हो गए दोनों, आयुष दोनों हो गए, दीपक, हाँ सर बोलो क्या हुआ, सबमिट कर दी है पहले। नहीं हो पाए क्वेश्चन, हाँ पहले देखो क्या है बेटा, नोट्स पूरे करने होगा अभी पूजा, बाकी स्टूडेंट सुन लो बेटा, पहले नोट्स पूरे करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी करने कंप्लीट करके, और थर्ड काम जो करना है वो जो मैंने अलग से क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, 3-4 क्लासेस में सारे करने हैं, और वो बेटा रिकॉर्डिंग पे मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो ग्रुप में पूछ दो, वो कुछ कह रहे हैं आंसर्स मुझे बता दो, कैसे करने हैं, क्लास में बेटा एक्सप्लेन कर रहे थे। चलो देखता हूँ, हाँ करो आप, अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ऐप पर तो हो, इस पे आप देख ऐप पर, टीम्स ऐप पर है, ठीक है। तो इतना काम आप अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। कल की क्लास, अभी आज मैंने कुछ अलग से चैप्टर 2 का काम नहीं दिया आपको, बस रिवाइज करना है जो आज हमने पढ़ा है। कल इसमें से पूछूंगा कैथोड रे का जहां तक कराया, ठीक है।